हेलो 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 बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू द जेई प्लस टोटल सीरीज, जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर में हम लेक्चर 2 पे हैं। अभी लेक्चर 1 में बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस आइडिया के सारे फंडामेंटल चीजों के बारे में डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ फैक्टराइजेशन जो हम ग्रेड 9 ग्रेड 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने चर्चा की और अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स अटैक किए, इंक्लूडिंग कुछ जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स। उसके बाद अब बारी आती है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन करने की, जो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रूट्स के नेचर को अफेक्ट करती है, इसको हम देखेंगे अलोंग विद द ग्राफिकल एनालिसिस। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन रूट्स की। तो ये लेक्चर में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो अगेन ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंडामेंटल आइडिया है हमने L1 में लेक्चर 1 में पढ़ लिया है और यही क्वाड्रेटिक फंक्शन हम एज एग्जांपल बार बार यूज करते आ रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चों, राइट, उसको फैक्टराइज करके हमें मिलता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन है, राइट, और इस फंक्शन का एक ग्राफ होता है। जैसे हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है, इस फंक्शन का भी एक ग्राफ होता है। और जब इस फंक्शन में हम y की वैल्यू 0 डालेंगे तब वो पॉइंट्स आएंगे जहां पे ये पर्टिकुलर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप y की वैल्यू 0 डाल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि आपके पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस पे हैं। एक्स एक्सिस एक ऐसा लाइन है जहां पे हर एक पॉइंट की y कोऑर्डिनेट का y का वैल्यू जो है वो 0 होता है। तो अगर हम y को 0 डालें, इसका मतलब हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है और वो होता है एक्स एक्सिस पर। तो बेसिकली जब हमने ग्राफिकल एनालिसिस की इस चीज की, राइट, जब हमने ग्राफिकल एनालिसिस की इस चीज की, तब हमें यह पता चला कि हर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक ग्राफ होता है और जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे कि ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट 0 है, इन दो पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट 0 है। और जब आप y कोऑर्डिनेट को 0 डालते हो, y की वैल्यू को 0 डालते हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। इन दिस केस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसको आप 9th ग्रेड से डील करते आ रहे हो, फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकालते हो, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। और ये जो रूट्स हैं, ये दो वो x के वैल्यूज हैं जहां y की वैल्यू 0 है। तो 2,0 और 3,0 ये वो दो पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस करी थी। अब हमें देखना है कि यार ये तो एक प्रकार का ग्राफ हुआ, दिस इज वन टाइप ऑफ ग्राफ, बट ऐसे और अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स पॉसिबल हैं, जैसे ये और ये। और अगर आप नोटिस करोगे तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप देखोगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, या टू बी मोर स्पेसिफिक सिर्फ एक पॉइंट पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और अगर आप ये ग्राफ देखेंगे बच्चों, तो यहां पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कोई भी इंटरैक्शन नहीं कर रहा, कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के कोई भी रूट्स ही नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट्स ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? अलग अलग टाइप के केसेस, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स क्यों आते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यस, फॉर दैट हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल फॉर्मूला पे जाएंगे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बच्चों, जैसा मैं कहते आ रहा हूं, ये फॉर्मूला मेथड जो है हमने लेक्चर 1 में भी देखा था, ग्रेड 9 ग्रेड 10 में भी आपने ये फॉर्मूला यूज किया है, राइट।
तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आपका ये क्वाड्रेटिक है तो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो इस फॉर्मूला से दिए जाते हैं बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो अगर ये रूट्स हैं, इस फॉर्मूला से हमें क्वाड्रेटिक के दो रूट्स मिलेंगे, तो हमें यह देखना है कि क्या अलग अलग केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फॉर्मूला में आपको नोटिस करना है कि यहां पे हमारे पास एक रूट साइन है और उस रूट के अंदर एक एंटिटी है, एक एक्सप्रेशन है b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूला को हमने डिराइव भी किया था बच्चों, बट अब जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, तब ये वाला जो एस्पेक्ट है b² माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको हम जनरली कैपिटल D की तरह लिखते हैं और उस कैपिटल D को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बस एक टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उसको सिर्फ कैपिटल D की तरह याद रखना चाहते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये जानना, समझना और कनेक्ट करना जरूरी है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है क्या, ये जो कैपिटल D है वो है क्या। कैपिटल D की वैल्यू है b² माइनस 4ac और वो b² माइनस 4ac यहां रूट के अंदर छुपा हुआ है, राइट, रूट के अंदर छुपा हुआ है। और रूट ये जो चीज है काफी इंटरेस्टिंग चीज आपसे करवाती है। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, ये रूट के अंदर D है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये फॉर्मूला जो है आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हो ये फॉर्मूला जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो b² माइनस 4ac है उसको कैपिटल D की तरह लिखा जा सकता है। और जैसे ये कैपिटल D की वैल्यू बदलती जाएगी, उसी तरीके से ग्राफ्स और उसी तरीके से रूट्स के जो नेचर हैं वो बदलते जाएंगे। किस तरीके से, एक बार देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर ये जो कैपिटल D है वो मान लीजिए 0 हुआ, मान लीजिए कैपिटल D जो है वो 0 हुआ, तब क्या होगा, आपके रूट्स क्या होंगे। प्रॉपर फॉर्मूला ओरिएंटेशन से देखने की कोशिश करते हैं, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, सिंपल फॉर्मूला को यूज करेंगे। पहला केस देखेंगे कि यदि D की वैल्यू 0 हुई तो रूट्स क्या होंगे, ठीक है। दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट करता है, तो क्वाड्रेटिक एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 2 रूट्स होंगे भाई, हमेशा 2 रूट्स होंगे। तो जब D 0 हुआ तब आपका पहला रूट हुआ -e प्लस रूट 0 अपॉन 2a, ये आपका पहला रूट हुआ बच्चा। और जो दूसरा रूट है वो होगा -b माइनस रूट 0 अपॉन 2a। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीज दिख जाएगी कि इस केस में जब D की वैल्यू 0 है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तब आपके जो दो रूट्स आते हैं वो दोनों रूट्स -b/2a हैं, वो दोनों रूट्स -b/2a हैं, राइट। तो आप इस केस के लिए यह बोल सकते हो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ रहे हैं, बट वो दोनों रूट्स एक्चुअली सेम हैं, एक्चुअली वो दोनों रूट्स -b/2a है, राइट। तो ये वो केस है जो हमने पिछले पेज पे देखा था कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो वो 2 अलग रूट्स नहीं है, वो दोनों रूट्स सेम ही हैं। सो ये ऐसा केस है जहां पे हम कहते हैं दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल बट इक्वल रूट्स, राइट। वो 2 अलग अलग रूट्स नहीं है, रियल रूट्स हैं, बट दोनों इक्वल रूट्स हैं। अब रियल इस एस्पेक्ट पे क्यों मैं एम्फेसिस दे रहा हूं ये आपको पता चल जाएगा बहुत ही जल्द। अब इस केस पे आते हैं, दूसरे केस पे आते हैं जहां पे जो है d इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, राइट। सो इस केस में आपका पहला रूट जो है वो है -b
प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और दूसरा रूट जो है माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। तो यहां से क्लियरली ये पता चल रहा है कि हमारे पास दो अलग रूट्स हैं, टू डिफरेंट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू अनइक्वल रूट्स, राइट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। वापस से मैं रियल पे एम्फेसिस दे रहा हूं, उसका रीजन आपको थर्ड केस में पता चल जाएगा। बट यहां जैसे आपको दिख रहा है कि मान लीजिए d का वैल्यू है 9, तो पहला रूट होगा माइनस बी प्लस 3 अपॉन 2a, क्योंकि रूट 9 3 है, और दूसरा रूट माइनस बी माइनस 3 अपॉन 2a आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज अलग आएंगे, जो इस केस में नहीं हो रहा। इस केस में दोनों रूट्स, दोनों वैल्यूज सेम आ रहे हैं, और इस वजह से रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। यहां पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, राइट, दो अलग रूट्स आ रहे हैं। इन सब का ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग अगले पेज पे करेंगे, राइट। अब तीसरे केस पे आते हैं बच्चों, तीसरे केस पे आते हैं जहां पे d जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है, नेगेटिव दे रखा है, और यहां पे पहला हर्डल आता है, पहला चैलेंज आता है। और इस केस को यहां पे समझने की कोशिश करें बच्चों, क्योंकि जो अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो यहां से शुरू होता है ना। तो हम इस केस को वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत में जो है वापस से स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए इसको समझने की कोशिश करना, ताकि फाउंडेशन आपका बिल्ड होने लग जाए। अब d जब नेगेटिव होगा बच्चों, d जब नेगेटिव होगा व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सोच के देखिए, बहुत सिंपल, हमेशा जैसे मैं कहता हूं एग्जांपल्स लेते रहिएगा। मान लीजिए d की वैल्यू है -9, है ना, तो रूट ऑफ -9 इज इट रियल? हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि यार रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता। अगर रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर हुआ तो वो रूट डिफाइंड ही नहीं है, वो रूट जो है अनरियल है, वो रूट जो है इमेजिनरी है, वो रूट जो है कॉम्प्लेक्स है, राइट। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर। जब d नेगेटिव है तब ये रूट जो है रियल नहीं है, वो रूट कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो हियर -b प्लस रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर अपॉन 2a, माइनस b प्लस रादर माइनस b माइनस रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर अपॉन 2a, और ये दोनों ही चीजें जो हैं इमेजिनरी हैं। यस, ये दोनों ही चीजें इमेजिनरी है, क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, राइट। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, लिख लेते हैं यहां पे, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर रियल, ये भी आप कह सकते हो, राइट। तो यस, आई होप सबको समझ में आ गया। ये अलजेब्राइक एनालिसिस है, अभी तक हम लोग ग्राफ पे पहुंचे नहीं है, बट आई होप सबको ये चीज पता चल गया कि बस फॉर्मूला के आधार पर हम ये कह सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। 3 केसेस आएंगे, जब ये d 0 होगा तब दोनों रूट्स इक्वल होंगे -b/2a, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। जब ये d पॉजिटिव होगा तब भी रूट्स रियल होंगे, बट दोनों अलग अलग आएंगे, -b प्लस रूट d/2a, -b माइनस रूट d/2a। और तीसरा और आखिरी केस, जब d नेगेटिव होगा, रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, नॉट डिफाइंड, सो वी हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, जहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर शुरू होगा इस पर्टिकुलर आइडिया से। तो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग हमने इस पेज पे करी है, इसको ग्राफिकली समझने की बारी बच्चों, इसको ग्राफिकली समझने की बारी। तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से ग्राफिकली समझना है, ठीक है। हमने अब भी देख लिया कि जब d 0 होता है, एक बार मैं रूट्स का फॉर्मूला वापस से यहां पे लिख लेता हूं। रूट्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो वो जो डिस्क्रिमिनेंट है कैपिटल D, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो d जो है इक्वल टू 0 हुआ, हमने देखा कि यार -b प्लस 0 अपॉन 2a, -b माइनस 0 अपॉन 2a, दोनों ही रूट्स इक्वल होते हैं। और जनरली हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का रादर ग्राफ ऐसे होता है और ये दो रूट्स होते हैं। बट इस वाले केस में क्योंकि वो दोनों रूट्स इक्वल हैं, ऐसा सोच के देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वो दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो ये पास में कैसे आएंगे? जब
ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये दोनों रूट्स एक्चुअली सेम हो जाएंगे, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर पुश होगा और मोर इंपॉर्टेंटली द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन विल टच योर एक्स एक्सिस, राइट। तो ये चीज मैं वहां पे लिख लेता हूं दैट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, टचेस द एक्स एक्सिस, राइट। तो ये सिर्फ ऐसा लिख लेते हैं, टचेस द एक्स एक्सिस, राइट। और क्योंकि हमने वो रूट्स की वैल्यू निकाल ली है पहले केस में, क्योंकि हमने वो रूट्स की वैल्यू पहले केस में निकाल ली है और वो है -b/2 है, क्योंकि ये चीज तो 0 है तो -b/2 है, वो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें एक्चुअली पता है, -b/2 0, राइट। तो जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे जो भी नॉलेज, जो भी अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं उसको लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे और अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते जाएंगे, राइट। तो ये पहला केस है बच्चों जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे हमारे पास और वो कुछ इस तरीके से फंक्शन जो है उसका ग्राफ दिखेगा। दूसरे केस पे आते हैं, व्हेन d इज पॉजिटिव। हमने देखा जब d पॉजिटिव होता है तो दो अलग अलग रूट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, अनइक्वल रूट्स आते हैं, ऑल्दो वो रियल होते हैं बट अलग अलग रूट्स होते हैं। पहला रूट होता है -b + √d/2 और दूसरा होता है -b - √d/2, करेक्ट। तो वो ग्राफ में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दो अलग रूट्स हैं और हम इसी ग्राफ को शुरुआत से समझते हुए आ रहे हैं, राइट। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें भी दो केसेस हैं, दो स्पेशल केसेस हैं, रादर एक स्पेशल केस है जो समझना जरूरी है, राइट। हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपका एक रूट जो है, मान लीजिए यहां पे ये वैल्यू होगा -b - √d/2 0 और ये होगा -b + √d/2 क्योंकि +√d है तो वो हायर वैल्यू होगा तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। अब यहां पे ये दिया गया है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर माने समथिंग लाइक 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर होने से ऐसा क्या खास हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करोगे, रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ यहां परफेक्ट स्क्वायर भर दो आप, तो मान लो √25 डाल दो तो √25 तो 5 बन जाएगा। तो आपके जो रूट्स हैं वो -b + 5/2 है, -b - 5/2 है, प्रॉपर नंबर्स आएंगे, राइट। वो नंबर्स डेसिमल्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंटली उन रूट्स के वैल्यूज में कोई भी रूट साइन नहीं होगा। जो आपके रूट्स हैं उनमें कोई रूट साइन नहीं होगा और इस वजह से ये रूट्स जो है रैशनल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर मान लो इनमें से कोई भी स्क्वायर में यहां पे भर दूं तो यहां पे कोई रूट साइन बचेगा नहीं, वो जो परफेक्ट स्क्वायर है इस रूट को खा जाएगा और उस वजह से जो रूट्स आते हैं वो रैशनल होंगे क्योंकि उन रूट्स में कोई भी रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं आएगा। बट ऑन द अदर हैंड जो मोस्ट केसेस में होगा, ये d जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब ये रूट साइन बचेगा। मान लीजिए एक बहुत सिंपल नंबर d की वैल्यू है 7, तो ये -b + √7/2 है, -b - √7/2 है, दो अलग रूट्स आएंगे बट उन दोनों ही रूट्स में स्क्वायर रूट का साइन होगा और इस वजह से वो रूट्स इरैशनल हो जाएंगे, वो रूट्स जो है वो इरैशनल हो जाएंगे, राइट। तो इफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वी विल हैव इरैशनल रूट्स। दोनों ही केस में अनइक्वल रूट्स होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, जो हमें ग्राफ से बहुत क्लियरली पता चल रहा है। तो अब तक बच्चों हमने ये दो केसेस देख लिए, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा विल हैव रियल बट अनइक्वल रूट्स, रियल बट अनइक्वल रूट्स, अलग अलग रूट्स होंगे, राइट। और वहां पे भी हमने एक स्पेशल केस देख लिया कि बेटा अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो चीज रैशनल रूट्स देगा बिना किसी स्क्वायर रूट साइन के, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके इरैशनल रूट्स आएंगे जहां पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा। अब तीसरे केस पे देखते हैं जिसको हमने पिछले पेज पे भी अलजेब्रिकली डिस्कस करके बोला था कि यार इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है कि यार वो रूट्स जो है वो रियल नहीं है, और इस केस में जब d नेगेटिव है आपको ग्राफ से दिख जाएगा कि ये जो ग्राफ है
does not have anything to do with the x axis, right? तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं. No interaction, no intersection with the x axis. ठीक है, no intersection ऐसा लिख देते हैं. यहां पे cuts the x axis ऐसा लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये केस में 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को. क्यों? क्योंकि 2 रूट्स हैं और 2 रियल रूट्स हैं और 2 अनइक्वल रूट्स हैं, इसीलिए कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टचेस द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, क्योंकि यहां पे वो जो रूट है वो रिपीट हो रहा है. तो 2 रूट हैं बट वो एक्चुअली एक ही रूट है. तो इसको इस तरीके से कहा जाता है, वी हैव 2 रियल बट इक्वल रूट्स. द सेम रूट, 2 अलग रूट्स हैं बट वो सेम है, एक्चुअली उनकी वैल्यू सेम है. यहां पे 2 रूट्स है बट उनकी वैल्यूज अलग है. और यहां पे तीसरे केस में रूट्स है ही नहीं, अनरियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं. ठीक है, सो रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, नो इंटरसेक्शन जब d लेस देन 0 होता है. तो बच्चों यहां हमें पता चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो रूट के अंदर b² - 4ac ये जो एक्सप्रेशन है उसके नेचर पे, उसके पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव होने पे किस तरीके से जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बदलता है, किस तरीके से क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बदलता है, ये हमने अब तक देखा है. और अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तब इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमने ये देख लिया कि 3 प्रकार के ग्राफ्स पॉसिबल हैं, 3 अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स पॉसिबल हैं. एक ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है द ग्राफ, एक ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 अलग पॉइंट पे, और तीसरा ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, अब ये तीनों ग्राफ्स ऐसे ग्राफ्स हैं बच्चों जहां पे हम जो y = ax² + bx + c इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं. ठीक है, और जब हम y को 0 डालेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे. ये जब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम a को पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना. a ये जो वैल्यू है ना, a ये जो वैल्यू है, x² का जो कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है. और a की जो वैल्यू है, जो x² के कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है बेटा. ठीक है, तो ये 3 अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स आते हैं. और ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि a नेगेटिव भी हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2nd डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन सिर्फ bx + c हो गया, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है. अगर a 0 हो गया तो इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक एनीमोर. तो यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि a हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. a इज अ नॉन जीरो नंबर. हालांकि b और c इनमें से कोई भी एक 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, पर a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये जो फंक्शन है या इसका जो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा. और क्वाड्रेटिक रखने के लिए a को नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये तीनों ग्राफ्स a पॉजिटिव होने पर होते हैं. तो जब a नेगेटिव होगा तब क्या होगा? सिमिलर फ्लो होगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा कि a जब नेगेटिव होगा, ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा. जैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ देख रहा है वो नीचे की तरफ देखेगा, ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो नीचे की तरफ देखेगा. और इन टोटलिटी हमारे पास कुल 6 अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स आएंगे. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, जहां पे हमें दिख रहा है कि अगर a पॉजिटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव हुआ तो ये 3 ग्राफ्स हैं. हमने ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है. हमने पिछले 2 पेजेस पे d = 0 को पहले देखा था, तो उसको सेंटर में रख रहे हैं. d > 0 को लेफ्ट में रखा हुआ है हमने यहां पे, और d < 0 इमेजिनरी रूट्स तीसरा ग्राफ है. ठीक है, तो ये 3 ग्राफ्स की एनालिसिस हमने कर ली है. अब बस उन्हीं ग्राफ्स को घुमा दीजिए, है ना, रिफ्लेक्ट देम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो कोई भी क्वाड्रेटिक है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राफ ऐसे कन्वर्ट होके इस तरीके से दिखेगा. क्लियरली a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इन दैट केस. ठीक है, क्लियरली a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इन दैट केस. बट इन दोनों ग्राफ्स में हमें ये पता चल रहा है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, कटिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स. तो ये ऐसे ग्राफ्स हैं जहां पे रियल
एंड अनइक्वल रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, तो वो तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ये हमने अभी यहां पे पढ़ रखा है। डी ग्रेटर देन 0 हुआ, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, राइट, कट्स द एक्स एक्सिस, और वही चीज यहां पे हो रही है, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। जब डी 0 होता है बच्चा, तब टच करता है एक्स एक्सिस को। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इस तरीके से टच करेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो इस तरीके से टच करेगा। दोनों ही केसेस में हमने ये देखा कि इसके कोऑर्डिनेट्स -b/2a होंगे, -b/2a होंगे, यहां पे भी वही होगा। यस, क्यों होगा ये भी हमने देख लिया। रूट्स के फॉर्मूला में डी को 0 डालने के बाद हमें सीधा रूट्स की वैल्यू ये आ जाती है। और जो तीसरा केस है डी लेस देन 0, वहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ग्राफ, क्योंकि कोई रूट्स नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा। और वही चीज यहां पे भी देखी जा रही है, जब ए नेगेटिव है तब वो ग्राफ नीचे की तरफ देखेगा, बट वापस वो ऐसे कट नहीं कर सकता ग्राफ को, क्योंकि अगर कट करेगा तो रूट्स रियल होंगे, अगर कट करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, अगर टच करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो कोई इंटरैक्शन नहीं होगा एक्स एक्सिस के साथ, और वो ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। सो आई होप बच्चों द अलजेब्राइक एनालिसिस एंड ग्राफिकल एनालिसिस दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपको। और अगर क्लियर है तो चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और अप्लाई करते हैं धीरे धीरे इन सारी चीजों को जो हमने पढ़ी है। कुछ सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल डरिए ना, इसको टेस्ट की तरह मत लीजिए। सिंपल फंडा आप लोगों ने पढ़ा है, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो भी डरने की बात नहीं है। जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई द सिंपल कंसेप्ट दैट वी हैव लर्नड हियर। आइए सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है इक्वल रूट्स। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, इक्वल रूट्स हुए, तो हमने अब भी देखा है कि यार रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? ये होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर होता है। करेक्ट, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, या b² - 4ac आपका 0 के बराबर होना चाहिए। करेक्ट, यस। और अगर हम कंपेयर करें बच्चों, अगर हम कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहां पे क्लियरली पता चल जाएगा, यहां पे क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी a की वैल्यू जो है वो λ-2 है। a की वैल्यू λ-2 ax² प्लस bx, तो आपकी b की वैल्यू हो गई -5 प्लस लैम्डा, और आपकी c की वैल्यू हो गई 16। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब अप्लाई करेंगे। हम ये जानते हैं कि एबीसी की वैल्यूज ये हैं, और हम ये भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, माने b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब b क्या है? -5 प्लस लैम्डा, तो -5 प्लस लैम्डा ये b की वैल्यू है ना। दिस दी होल स्क्वायर -4ac, और a की वैल्यू है λ-2 और c की वैल्यू है 16 इक्वल टू 0। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, है ना। तो यहां पे आएगा -1 द होल स्क्वायर, ये 1 देगा आपको, 5 प्लस लैम्डा द होल स्क्वायर आपको देगा 25, a प्लस b द होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू लैम्डा, सो प्लस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, राइट। ये आपका पहला टर्म का एक्सपांशन हो गया। ये जो चीजें हैं ये आप दूसरे तरफ डाल सकते हो डायरेक्टली, राइट या फिर आप इसको यहीं पे रख सकते हो। -64, 4 इंटू 16 इज 64, -64 इंटू λ-2, सो -64 लैम्डा, एंड -64 टाइम्स -2 विल बी +128। ठीक है, अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर बचा 10 लैम्डा -64 लैम्डा इज -54 लैम्डा, और 25 प्लस 128 जो है ये आपको +153 देगा। तो अगर आप नोटिस करोगे बच्चों, कंडीशन को अप्लाई करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आया हुआ है लैम्डा इस वेरिएबल में, लैम्डा इस वेरिएबल में। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ढूंढने के लिए आप फॉर्मूला मेथड लगा सकते हो, या फिर ये सोच सकते हो कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट जो है 153 है
और वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनका एडिशन -51 है। तो आप नोटिस करोगे कि वो दो नंबर्स बच्चों -51 और -3 हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इसको बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हो एज लैम्डा -51 ब्रैकेट लैम्डा -3। बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप ध्यान से देखोगे, -51 प्लस -3 गिव्स यू -54 एज द सम एंड -51 इंटू -3 गिव्स यू +153। तो क्लियरली लैम्डा के जो वैल्यूज हैं वो आ जाते हैं एज 3 एंड 51। तो ये आपके रूट्स हैं बच्चों, ये आपके वैल्यूज हैं लैम्डा के जो आपको ढूंढने बोला गया है सवाल में। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम है और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये प्रॉब्लम जेईई मेंस में आएगा। अगर ये प्रॉब्लम जेईई मेंस में आता है बच्चों तो ये प्रॉब्लम एक पॉकेट रॉकेट क्वेश्चन होगा, ऐसा सवाल जो करना ही करना है, मार्क्स उठाने ही उठाने हैं। बट इस कंसेप्ट के आधार पर मैं और थोड़े से लेयर्ड अप सवाल एक्सपेक्ट कर सकता हूं जेईई मेंस में। मतलब ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है बट उसके साथ कुछ और भी छोटी मोटी चीजें इन्वॉल्व है और उस क्वेश्चन को जो है मनोरंजक बनाया जा सकता है, लेंदी बनाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, जिससे कि आप सिली मिस्टेक्स करो। देखो बेटा, अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एग्जाम बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आपके नंबर कम हो, है ना। ऐसा मत समझिए कि वो एग्जाम इसीलिए बनाया गया है ताकि आप 100% मार्क्स ला पाए। वो एग्जाम इसीलिए बनाया गया है, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं, ताकि आप सिली मिस्टेक्स करो। तो आपकी तैयारी, प्रिपरेशन का जो पूरा टाइम पीरियड है उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको ये भी ध्यान देना है कि कैसे आप अपने स्किल्स इंप्रूव करो, कैसे आप अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करो, जिससे कि सिली मिस्टेक्स कम हो जाए। राइट, तो यार ये सिंपल कंसेप्ट है, इक्वल रूट्स b² - 4ac। बड़ा प्यार से हमने abc का वैल्यूज निकाला, उसको कंडीशन में अप्लाई किया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आया, निकाल के लैम्डा के वैल्यूज हमारे हाथ आ गए। सो गुड क्वेश्चन टू किक स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यस, यही दो वैल्यूज आए, टाइप सोल्यूशन यहां पे है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन बच्चा। a नॉट इक्वल टू b, शुरुआत में एक कंडीशन दी गई है, आगे पढ़ते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 times a square plus b square x square plus 2 times a plus b x plus 1 equal to 0। राइट, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है और हमें यह पूछा गया है कि वो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो किस प्रकार के हैं। क्या वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? हम जानते हैं कि यार जब रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करते हैं ना, तब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होता है। सही बोल रहा हूं मैं? डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तभी हमारे पास रियल और अनइक्वल रूट्स आते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, राइट। और जब अपना डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तब हमारे पास रियल बट इक्वल रूट्स आते हैं, और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इसका यह मतलब तो क्लियर है कि यार ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है या तो पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा, या तो नेगेटिव होगा। इन तीनों में से एक चीज तो होना ही है ना, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता। तो अब इस क्वाड्रेटिक को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि बेटा एक जनरल क्वाड्रेटिक से अगर मैं कंपेयर करूं तो ए, बी और सी की वैल्यूज क्या है ना। अब बहुत ध्यान से हमें ये नोटिस करना है कि यार ये ए और बी से इनको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 times a square plus b square। ठीक है, b की जो वैल्यू है वो है 2 times a plus b। यस, और c की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, अब जनरली क्योंकि आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ये ए और ये ए से, वो दोनों अलग है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसीलिए इन ए बी सी के जगह जो है कैपिटल एबीसी लिखूंगा अब। ठीक है, बस इस वाले केस में कैपिटल एबीसी लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, विच इज 2 times a square plus b square। कैपिटल बी एक्स का कोएफिशिएंट है विच इज 2 times a plus b, और कैपिटल सी की वैल्यू है 1 जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम
इस इक्वेशन, इस प्रॉब्लम को अटैक करेंगे। ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेंट का नेचर हमें समझना है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है ये समझना है, उससे हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इन दिस केस विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं वापस कैपिटल्स में लिख रहा हूं ओनली इन दिस प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पे स्मॉल ए और बी इन्वॉल्व है। और प्लीज ऐसा मत समझिए कि एग्जाम में आपको जो है एबीसी के साथ, स्मॉल एबीसी के साथ नहीं दिया जाएगा सवाल। अगर मैं एग्जाम सेटर होता, राइट, फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जाम सेटर होता जो इस पर्सपेक्टिव से एग्जाम बनाता है कि यार क्वेश्चन को चैलेंजिंग बनाया जाए, कीपिंग द डिफिकल्टी लेवल सेम। आप एक जेईई मेंस के सवाल को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम ही उस तरीके से डिजाइंड है। तो कीपिंग द डिफिकल्टी लेवल सेम, मैं ऐसी क्या चीजें कर सकता हूं जिससे कि बच्चा कंफ्यूज होके या तो वो सवाल छोड़ दे या फिर बच्चा सवाल में गलती करे। तो ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डाल दो जो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में है। तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी रखा है, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाय प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि यार ये आपका स्मॉल ए का वैल्यू है, स्मॉल बी का वैल्यू है, स्मॉल सी का वैल्यू है। इन दिस केस हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिया है जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, राइट। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आएगा, कैपिटल बी है 2 टाइम्स a प्लस बी द होल स्क्वायर, 2 times a plus b the whole square minus 4ac. So minus 4 into 2 times a square plus b square into c. ठीक है, तो ये आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 स्क्वायर आपका 4 दे देगा, ठीक है, और a प्लस बी द होल स्क्वायर आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देगा। अब यहां देखते हैं क्या है, 4 into 2 is 8 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए इसको एक्सपांड करते हैं अभी। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 4a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, बच्चों सिंप्लीफाई करके माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर 8ab प्लस 8ab, उसका कोई और लाइक टर्म नहीं है, 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड दैट्स इट। यहां तक सिंप्लीफाई हो रहा है, बट यहां से भी हम अभी तक कुछ डायरेक्टली बता नहीं पाएंगे कि यार डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, क्योंकि यहां पे एक प्लस का टर्म भी है और 2 माइनस के टर्म्स है। तो कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस साइन कॉमन लेते हैं, और क्योंकि 4 भी कॉमन दिख रहा है उसको भी कॉमन लेते हैं। तो -4 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा a स्क्वायर, यहां पे बचेगा माइनस 2ab और यहां बचेगा प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से इस कन्वर्जन को देखने की कोशिश कीजिएगा, काफी आसान है बच्चों, राइट। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये बन जाएगा -4 ब्रैकेट a माइनस बी दी होल स्क्वायर, है ना। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो आया है -4 टाइम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। और स्क्वायर्स जो है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकते हैं। अभी भी क्लैरिटी नहीं है, पॉजिटिव या जीरो मतलब यार पॉजिटिव ऑप्शन ए और जीरो ऑप्शन बी, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन की शुरुआत पे जाते हैं और अगर हम ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो क्लियरली ये मेंशन किया गया राइट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट a इज नॉट इक्वल टू b। और अगर a इज नॉट इक्वल टू b, दिस क्लियरली इंडिकेट्स a माइनस b इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर a माइनस b 0 नहीं है तो ये 0 स्क्वायर नहीं हो सकता, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव नंबर -4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको डेफिनेटली हमेशा एक नेगेटिव नंबर देगा, राइट। तो आइए इस चीज को लिख लेते हैं यहां पे, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि -4 इंटू अ पॉजिटिव वैल्यू, -4 इंटू अ पॉजिटिव वैल्यू, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका हमेशा नेगेटिव आ रहा है। और इस वजह से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि आपके रूट्स जो हैं इस क्वाड्रेटिक के हमेशा रूट्स इमेजिनरी होंगे। कोई भी ए और बी के वैल्यूज ले लीजिए, आप इनफैक्ट डाल के देख भी सकते हैं, आपको जो क्वाड्रेटिक आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, उसके रूट्स जो हैं इमेजिनरी होंगे। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन, स्पेशली इस वजह से क्योंकि यहां पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, राइट। सो विद दिस एक्सपीरियंस लेट्स मूव ऑन
ahead and let's move to a question जहां पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स नहीं, एक दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा एम्फसाइज करते रहता हूं बच्चों, क्योंकि जेईई मेंस में दिस इज लाइक अ ट्रेंड कि एक से ज्यादा कंसेप्ट या फिर एक से ज्यादा चैप्टर्स से सवाल जो है मिक्स करे जाएं, भले ही वो डिफिकल्टी लेवल जो है इजी या मॉडरेट हो, राइट, बट ये काफी देखा गया है। और जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी जीपी एचपी माने सीक्वेंसेस एंड सीरीज के कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे टारगेट करना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन p square plus q square x square minus 2q p plus r x plus q square plus r square equal to 0 be real and equal, be real and equal, तो ये बोला गया है कि आपके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, ये बोला गया है कि आपके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, राइट। तो जब आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b square minus 4ac वो इक्वल टू 0 होगा, है ना। और यहां बहुत प्यार से मैं स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल सी लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे एबीसी है नहीं, तो मुझे वो टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक से ध्यान से ए बी और सी के वैल्यूज लिख लेते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर को, राइट, अभी पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं, तो अभी वो ग्रिप लाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट ग्रेजुअली जैसे आप पेस पकड़ोगे, जैसे आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ए की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। यस, क्यों? क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो a की वैल्यू बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू -2q टाइम्स p प्लस r और c की वैल्यू जो है वो है q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो abc के वैल्यूज आ गए बेटा, abc के वैल्यूज आ गए। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि रूट जो है इस क्वाड्रेटिक के रियल और इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, -2q टाइम्स p प्लस r द होल स्क्वायर -4ac। यहां पे एक जनरल चीज है, आप ये -4ac को राइट में ले जा सकते हो, है ना, इक्वल टू 0 है तो -4ac राइट में जाके +4ac हो जाएगा, है ना। तो इक्वल टू 4ac, सो इक्वल टू 4 टाइम्स a इंटू c, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप एक एक स्टेप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है, राइट। क्योंकि शुरुआत है काफी बच्चों के लिए, मैं जितना हो सकता है डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आइए इसको एक्सपांड करते हैं, 4q स्क्वायर माइनस टू द होल स्क्वायर इज 4q स्क्वायर, यहां पे p प्लस आर द होल स्क्वायर बनेगा p स्क्वायर प्लस 2pr प्लस r स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। यहां पे 4 है और ब्रैकेट में आएगा p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, सो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर p स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, सो p स्क्वायर r स्क्वायर, q स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर आएगा q रेज टू 4 प्लस q स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। अब पहली बात तो आगे बढ़ने से पहले इस 4 और 4 को कैंसिल कर लेते हैं, 4 और 4 को कैंसिल कर लेते हैं और फिर चीजों को एक्सपांड करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल रहा है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर मिल रहा है प्लस 2q स्क्वायर pr प्लस q स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। एक्सपांड करके हमें ये मिल रहा है बच्चों। अभी राइट हैंड साइड पे आते हैं, यहां पे है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर r स्क्वायर प्लस q रेज टू 4 प्लस q स्क्वायर r स्क्वायर। अब हमें देखना है कि क्या कोई ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत इजीली कैंसिल हो सकते हैं, जैसे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर r स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर यस इतना दिख रहा है, तो अब देखते हैं और कुछ है चीज जो यहां पे सिंप्लीफाई की जा सकती है, राइट। यस, तो यहां पे वी हैव 2q स्क्वायर pr इक्वल टू p स्क्वायर r स्क्वायर प्लस q रेज टू 4, ठीक है, q रेज टू 4। तो ये इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 2p q स्क्वायर r, 2p q स्क्वायर r, यस वी हैव दैट, एंड देन वी हैव p स्क्वायर r स्क्वायर एंड q रेज टू 4
पी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड क्यू रेज टू 4 ऑन दिस साइड। तो अब सारे टर्म्स को इकट्ठा लेके आते हैं, सारे टर्म्स को इकट्ठा लेके आते हैं, एक तरफ लेके आएंगे, ठीक है, इस तरफ राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से वो टर्म दिखेगा, राइट। क्यू रेज टू 4 जो है वैसे का वैसा प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर -2 टाइम्स क्यू स्क्वायर पी आर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यस, इसको देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब ये जो क्यू रेज टू 4 है बच्चा, उसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे क्यू स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे प्लस पी आर दी होल स्क्वायर, राइट। अब ये क्यों किया है हमने, क्योंकि यहां पे आपके पास है -2 टाइम्स क्यू स्क्वायर टाइम्स पी आर, और ये बहुत क्लियरली अब उस फॉर्मेट में है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, राइट, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, राइट, इक्वल टू 0। और यहां से अगर ये दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्लियरली इंडिकेट्स q स्क्वायर माइनस पी आर इज इक्वल टू 0। और अगर q स्क्वायर माइनस पी आर इज 0, इसका यह मतलब हुआ कि q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। और ये चीज तब होती है बच्चा जब p, q और r एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको बहुत बहुत ज्यादा आसानी से प्रूव किया जा सकता है, दैट इफ 3 नंबर्स, राइट, इफ एक्स वाई जेड, हम जनरली एबीसी लेते हैं, वहां पे मैं फिर से एबीसी अवॉइड कर रहा हूं टू अवॉइड कंफ्यूजन। इफ एक्स वाई जेड इज इन जीपी, राइट, y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, जिससे कि मिडिल नंबर स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड x इंटू z। और वही चीज यहां पे हो रही है, q स्क्वायर मिडिल टर्म है, सो q मिडिल टर्म है, फर्स्ट इंटू थर्ड p इंटू आर, तो p q r gp में है। और वही चीज पूछा गया है, p q r किस में है, जीपी में है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट और सीक्वेंसेस एंड सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट मर्ज किया गया है, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस, लेट्स मूव ऑन टू द 4th क्वेश्चन। अब यहां पे एक नई चीज हमें सीखने मिलेगी, राइट, विच इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, राइट। तो एक बार देखते हैं, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन a square minus 1 x square plus a minus 1 x plus a square minus 4a plus 3 equal to 0 be an identity in x, right, then find the value of a, then find the value of a। तो पहले तो ये समझना है कि यार ये आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी क्या है ना। आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं, यहां पे एक नीचे हिंट दिया हुआ है जो बेसिकली क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी को थोड़ा डिटेल में बता रहा है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, राइट, क्वाइट नेचुरली। यहां पे जो है ये कंडीशन लगेगा जिसको हम बात करेंगे, जिसके बारे में, इफ द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 नंबर्स। बेसिकली वो जो इक्वेशन है जिसके मोर देन 2 रूट्स होंगे, है ना, अगर मोर देन 2 रूट्स हुए, राइट, अगर मोर देन 2 रूट्स हुए, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, और सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के 2 ही रूट्स होंगे, nth डिग्री पॉलिनोमियल के n ही रूट्स होंगे, भले ही वो रियल हो या इमेजिनरी हो। यस, तो क्यूबिक जो है 3rd डिग्री इक्वेशन, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ रूट रियल, कुछ रूट्स जो है इमेजिनरी हो, बट 3 ही रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक के नेचुरली 2 ही रूट्स होंगे, एक 5th डिग्री पॉलिनोमियल के 5 ही रूट्स होंगे, करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे, पर अगर क्वेश्चन में आपको बताया गया कि बेटा 2 रूट्स नहीं है, 2 से ज्यादा हैं, 3 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर 2 से ज्यादा हैं। और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके बाय थियरी 2 रूट्स होने चाहिए, बट दिया है कि 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो वो एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाता है, वो एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाता है। माने आपका अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो हमें पता है कि 2 ही x के वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, 2 ही x के वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं इन जनरल। पर अगर हमें बोला गया 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल तभी हो सकता है जब a भी 0 है, b भी 0 है और c भी 0 है।
अब एक बार ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0x² प्लस 0x प्लस 0 होगा तो यार आपकी x की वैल्यू कुछ भी हो, रियल होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 कुछ भी हो, हर x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं? सोच के देखो, x की जगह कुछ भी डाल लो भाई, कुछ भी डाल लो, 5 डाल लो, -5 डाल लो, 100 डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, -2 डाल लो, सारे के सारे x के वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो हमेशा उनका एडिशन 0 होगा। इस चीज को हम क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कहते हैं, और ये तभी होता है जब 2 से ज्यादा रूट्स होते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो, बट अगर 2 से ज्यादा रूट्स हो, जो कि इस प्रॉब्लम में बताया गया है, आइडेंटिटी हो जाता है। और आइडेंटिटी मतलब एक्स के भैया कोई भी वैल्यूज डाल दो, 2 रूट्स नहीं, कितने भी रूट्स, इनफाइनाइट रूट्स हो सकते हैं, राइट? तो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम्स में हमें ये चीज लगानी है कि यार a 0 होगा, b 0 होगा और c 0 होगा, और वही चीज यहां पे लिखा गया है, कि a b c जो है वो 0 होंगे। ये फॉर्मूला, ये आइडिया, ये कंसेप्ट आपको लगाना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है कैपिटल A x² प्लस कैपिटल B x प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। तो उससे हमें ये पता चल गया कि यार a का वैल्यू जो है वो है a² - 1, राइट? कैपिटल A x² प्लस कैपिटल B x, कैपिटल B का वैल्यू है a - 1 और कैपिटल C का वैल्यू है a² - 4a प्लस 3। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये तीनों के वैल्यू 0 होंगे, है ना? मतलब पहला केस a² - 1 0 होगा, यस। इसका मतलब a² इक्वल टू 1, इसका मतलब a इज इक्वल टू इधर +1 और -1। तो ये आपका पहला पॉसिबल वैल्यू आया a का। ये डेफिनेट वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए कि तीनों 0 है ना? तीनों 0 है, ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं कि a - 1 0 है। अगर a - 1 0 है तो a 1 है, ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। और जो आपका तीसरा कंडीशन है वो ऐसा है कि यार c 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक जो है, जिसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो बहुत इजी है, a - 3 a - 1 आ जाएगा इक्वल टू 0, जिससे कि a की वैल्यू 1 और 3 हो जाएगी। अब ध्यान से इन तीनों कंडीशंस को देखिए और तीनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो आपको नजर आएगा कि a की वैल्यू 1 और केवल 1 हो सकती है, क्योंकि a इक्वल टू 1 तीनों कंडीशंस में एप्लीकेबल है। जब a 1 होगा तब जाके आपका b भी 0 होगा, a भी 0 होगा और c भी 0 होगा, और वही क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी का डिमांड है बच्चों। सो द करेक्ट आंसर इज a इक्वल टू 1। सो गुड क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आया होगा। इस नॉलेज को एलिवेट करने के लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे फिर से हम उसी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। इस बार आई वांट यू गाइस टू अप्लाई। पिछले क्वेश्चन से ये हल्का फुल्का ज्यादा डिफिकल्ट है पर डुएबल है। तो कम ऑन, गेट गोइंग बच्चों, और इस सवाल को पढ़ें, क्रैक करें इस सवाल को। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ p विल द इक्वेशन p² - 16 टाइम्स x² -4 + 5p + p² टाइम्स x -p³ -4p² -4p -16 इक्वल टू 0, राइट? तो जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया गया है, बट कंसेप्ट अभी भी वही है, राइट? कि यार अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये आपका इक्वेशन है, तो आपकी a की वैल्यू क्या है? p² - 16, b की वैल्यू क्या है? -4 + 5p + p², और आपकी c की वैल्यू क्या है? -p³ -4p² -4p -16, ठीक है? अब क्योंकि ये तीनों चीजें 0 होनी है, क्यों होनी है? एक बार पहले ध्यान से इक्वेशन पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ स्मॉल p will the quadratic equation have more than 2 solutions? अब more than 2 solutions का मतलब क्या है? more than 2 solutions का मतलब यह है
कि यार ये क्वाड्रेटिक जो है उसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं, और हमने अब भी पढ़ा बच्चों कि अगर 2 से ज्यादा रूट्स हुए तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब ए, बी और सी तीनों 0 हो, तभी पॉसिबल है जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी हो। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कोई भी थीटा का वैल्यू डाल ले भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा हमेशा 1 आएगा। सो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जहां पे आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो हमेशा 0 आएगा। तो आपके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, कुछ भी x की वैल्यू आप डाल सकते हो, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में कुछ भी थीटा का वैल्यू डाल सकते हो, वो हमेशा ट्रू होगा। तो वही चीज यहां पे भी होगा, और वो तब होगा जब जब a b c तीनों के वैल्यू 0 हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी तीनों के वैल्यू 0 हैं। यस, और तीनों के वैल्यू 0 हैं। ये चीज जब हम अप्लाई करेंगे पी स्क्वायर माइनस 16 इज 0, द फर्स्ट थिंग पी स्क्वायर माइनस 16 इज 0। इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो पी इज इक्वल टू 4 या फिर -4। तो ये आपका पहला कंडीशन आ गया, दूसरा कंडीशन देखते हैं, राइट। दूसरा कंडीशन इज -4 प्लस 5p प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यस, इसका मतलब आपका एक क्वाड्रेटिक है, माइनस को तो भूल जाओ। पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। बहुत इजीली फैक्टराइज हो सकता है, p प्लस 4 इंटू p प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। क्लियरली p की वैल्यू -1 और -4 हो गई, तो ये दो वैल्यूज आए p के, राइट। यस, दो कंडीशंस आए। तीसरे कंडीशन पे चलते हैं जहां पे ये क्यूबिक जो है वो 0 होगा, राइट। क्यूबिक जो है वो 0 होगा, -p क्यूब -4p स्क्वायर। तो यार हम एक काम कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, है ना। 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 16, राइट, इक्वल टू 0, राइट, इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि पहले दो कंडीशंस में से द कॉमन वैल्यू इज -4, है ना। द कॉमन वैल्यू इज -4, और जैसा हमने पिछले सवाल में देखा तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू चाहिए। तो 4 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 4 को मारो गोली। तो ऑप्शन बी तो निकल गया, ऑप्शन डी भी निकल गया, क्योंकि दोनों में 4 है, ठीक है। और -1 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि -1 यहां पे नहीं है। तो एक ही कॉमन वैल्यू है p की जो है -4, बट तीसरे कंडीशन को अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। और अगर आप स्मार्टली ये चीज करना चाहते हो तो तीसरे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इक्वेशन है, क्यूबिक है, सॉल्वेबल है बट क्यूबिक है। तो क्यूबिक से डील क्यों करना, थोड़ा स्मार्टली देखते हैं। दो ऑप्शंस हमने भगा दिए हैं और तीसरे ऑप्शन में -4 दिख रहा है जो हमें कॉमन वैल्यू आ रहा है, बट ऑप्शन ए भी है कि नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। तो कुछ ऐसा सोच के देखते हैं कि यार अगर -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले तो इसका मतलब यह है कि -4 इसका रूट है, और अगर -4 इसका रूट है तो p इक्वल टू -4 तीनों कंडीशंस में आ जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो हमें बस ये करना है, ये चेक करना है कि क्या -4 इस चीज को सेटिस्फाई करता है। डज -4 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इन p? सो लेट्स डू दैट। आइए उस चीज को देखते हैं। यस, यहां पे p को अगर मैं -4 डालूं तो बाहर का माइनस तो भूल जाओ, -0 के साथ मर्ज हो जाएगा। -4 दी होल क्यूब प्लस 4 टाइम्स p स्क्वायर, सो -4 द होल स्क्वायर प्लस 4p, 4 इंटू -4 प्लस 16, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करें, -4 द होल क्यूब इज -64, -4 द होल स्क्वायर इज 16 इंटू 4 इज प्लस 64, दिस इज -16 प्लस 16। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो इसको डेफिनेटली वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि -64 प्लस 64 कैंसिल हो जाएगा, -16 प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा, क्लियरली इंडिकेटिंग कि -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, -4 इसका रूट है, -4 सेकंड कंडीशन का भी रूट है, -4 फर्स्ट कंडीशन का भी रूट है, तो -4 इज अ कॉमन वैल्यू ऑफ p विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द 3 कंडीशंस। इसका मतलब p की वैल्यू -4 होगी। तो बेहतरीन सवाल, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के हमने 2 सवाल किए, तो आई होप यू हैव गॉट दिस वैरायटी। इस टाइप के
प्रॉब्लम्स को कैसे अटैक करना है आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, आज के सेशन, इस सेशन के दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, विच इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, राइट। और कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स बच्चों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होते हैं, तो एक बार हम लोग उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट, यस। और जो हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक है उसको हम लिखेंगे a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश, ठीक है। तो बेसिकली बस ए बी सी के जगह a डैश b डैश और c डैश लिखा है। ये दो हमारे क्वाड्रेटिक्स हैं बच्चों। और जो हमारा पहला केस है, वो हमारा पहला केस हमें ये बता रहा है कि when one common root, जब हमारे पास एक कॉमन रूट है ना, जब हमारे पास एक कॉमन रूट है तब क्या होता है, ठीक है। जब हमारे पास एक कॉमन रूट है बच्चा, तब जो है मान लीजिए वो जो कॉमन रूट है उसको हमने बोल दिया अल्फा, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, ठीक है। रूट्स नहीं होगा, रूट होगा क्योंकि एक ही कॉमन रूट है, राइट। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर वो कॉमन रूट है तो वो दोनों क्वाड्रेटिक्स को सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि अगर एक अल्फा ये वैल्यू रूट है तो इस क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा, और क्योंकि कॉमन रूट है वो इस रूट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी एक बहुत इफेक्टिव टूल है जो कुछ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास रूट दिया गया है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस चीज को यूज करना सही समय पे आपको आना चाहिए, जो ग्रेजुअली प्रैक्टिस से हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करें। यहाँ पे अल्फा कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। फिर क्योंकि अल्फा इसका भी रूट है, ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इक्वल टू 0, जो यहां पे लिखा गया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स आता है, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट आता है इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और वो कंडीशन वहां पे लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है ये बच्चों। ये कंडीशन में अल्फा यहां पे है, बट हम बिल्कुल भी इजीली अल्फा को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। यस, कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे जहां पे ये कंडीशन अप्लाई होगा। और ध्यान से देखिए कि अल्फा कैसे एलिमिनेट हो सकता है, अल्फा कैसे एलिमिनेट हो सकता है वो देखिए, राइट। ऑल्दो आपको ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस देखना जरूरी है। अगर आपने ये मेमोराइज कर लिया तो इट्स गुड इनफ, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे बच्चों तो अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू जो है, बस इस इक्वेशन को नोटिस करें तो अल्फा की वैल्यू जो है इट्स ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ये अल्फा की वैल्यू है। अल्फा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, पहले तो अभी टेम्परली इस बीच वाले को भूल जाइए, है ना। अल्फा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू दिस, अल्फा स्क्वायर इज बी सी डैश माइनस बी डैश सी, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये अल्फा की वैल्यू निकाली थी हमने और ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। यस, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये अल्फा की वैल्यू है और ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर इस अल्फा के वैल्यू को मैं स्क्वायर कर दूं तो ये भी अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और ये आपका कंडीशन आएगा फॉर कॉमन रूट्स विदाउट अल्फा। अल्फा को अगर नहीं दिया गया तो हम डायरेक्टली सिर्फ ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश इन वैल्यूज को यूज करके ये कंडीशन बना सकते हैं। तो आप ये भी रिमेंबर कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, ये यहां से ये बहुत इजीली आ जाएगा। यू कैन यूज दिस, ये मेमोराइज करके भी आप यहां तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। एक प्रॉब्लम में हम आपको दिखाएंगे भी हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स, ठीक है। और अगर इस चीज का ग्राफिकल एनालिसिस आपको करना है, इफ एनीवन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन दैट, तो देखते हैं कि वो ग्राफ दिखेगा कैसे, है ना। मतलब एक पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से हो, बट क्योंकि एक कॉमन रूट है,
क्योंकि एक कॉमन रूट है। मान लीजिए आपका ग्रीन कलर का क्वाड्रेटिक ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, ड्रॉ किया हुआ है, और ये ब्लू कलर का क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे है ना। तो क्या हम ग्राफ में ये देख पा रहे हैं कि यार एक रूट कॉमन है? क्या हम ग्राफ में ये देख पा रहे हैं कि ये एक रूट कॉमन है जहां पे दोनों क्वाड्रेटिक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों क्वाड्रेटिक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका अल्फा होगा, है ना। यस, सो आई होप द ग्राफिकल पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब दूसरे कंडीशन पर आते हैं, दूसरे केस पे आते हैं, जहां पे इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द सेम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऑफ कोर्स एबीसी, ए डैश, बी डैश, सी डैश के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, इनमें एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट्स कॉमन है, ठीक है। व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन, व्हेन टू रूट्स आर कॉमन, क्योंकि क्वाड्रेटिक में दो ही रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट्स कॉमन है, सेम है। तो पहली बात तो देखते हैं यार ग्राफ कैसा आएगा। यहां पे इस बार ग्राफ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, मान लो कुछ ऐसा है ना, और वो जो ब्लू कलर का ग्राफ है, उनको इन्हीं दो पॉइंट से पास थ्रू करना है, क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है, क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है ना। तो इन दैट केस ये कुछ ऐसा दिख सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। जैसे आप देख पा रहे हो, दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स उन्हीं दो पॉइंट से पास कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं उनके रूट्स दोनों सेम हैं, सो टू रूट्स कॉमन। उस केस में क्या होगा, वन क्वाड्रेटिक विल बी अ फैक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना। हम ये जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो 1 और 3 हैं, क्योंकि इसको बहुत इजीली फैक्टराइज किया जा सकता है। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 और 3 फैक्टर्स होंगे। और अगर इस क्वाड्रेटिक को मान लीजिए मैं 14 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 42 इक्वल टू 0। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों क्वाड्रेटिक्स के रूट्स सेम ही होंगे, 1 और 3 ही होगा, राइट। वो क्यों आप बहुत आसानी से देख सकते हो। यहां पे ये जो पहला क्वाड्रेटिक है उसको फैक्टराइज अगर आप करोगे तो x माइनस 1 x माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। और अगर इसको आप फैक्टराइज करोगे, पहले बेटा 14 कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा 14 कॉमन लेने के बाद, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जिसके फैक्टर्स x माइनस 1 और x माइनस 3 है। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक्स में आपके रूट्स जो हैं वो 1 और 3 ही होंगे, 1 और 3 ही होंगे। बस यहां पे फर्क बस इतना है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है 14 टाइम्स स्ट्रेच्ड होगा, वो काफी ऐसे लंबा दिखेगा, बट वो इन्हीं दो पॉइंट से पास करेगा, उन्हीं दो पॉइंट से पास करेगा 1 और 3, राइट, जैसे ये ओरिजिनल वाला करेगा। सो क्या हो रहा है, दो रूट्स कॉमन में बस स्केलर मल्टीपल है। यहां पे a की वैल्यू है 1x स्क्वायर, यहां पे a की वैल्यू है 14, a डैश की वैल्यू है 14x स्क्वायर, फिर ये -4, ये -56, ये 3 और 42। और आपको क्लियरली दिखेगा कि इनमें वो स्केलर मल्टीपल है। ये 1 का 14 हो रहा है इंटू 14, ये -4 का -56 हो रहा है इंटू 14, -4 इंटू 14 इज -56 एंड 3 इंटू 14 इज 42, राइट। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये a और a डैश जो मल्टीपल में है वही मल्टीपल b और b डैश में, वही मल्टीपल c और c डैश में। तो आपका जो कंडीशन आएगा वो ये आएगा, a अपॉन a डैश इक्वल टू b अपॉन b डैश इक्वल टू c अपॉन c डैश। 1 अपॉन 14 इज इक्वल टू -4 अपॉन -56, जो आपको माइनस माइनस कट 1 अपॉन 14 ही देगा, 3 अपॉन 42 जो आपको 1 अपॉन 14 ही देगा, राइट। सो आई होप ये दोनों कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। 1 कॉमन रूट एंड 2 कॉमन रूट, इन दोनों में भी एक कनेक्टिंग एस्पेक्ट है जो मैं एक प्रॉब्लम के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब एप्लीकेशन की बारी, राइट। एप्लीकेशन की बारी, ये रहा पहला सवाल जहां पे हमें 1 कॉमन रूट के बारे में बोला गया है। If the quadratic equations 3x square minus 2x plus p equal to 0 and 6x square minus 17x plus 12 equal to 0 have a common root, 1 common root, right? तो जब 1 common root होगा तब क्या होगा, जब 1 common root होगा तब क्या होगा, राइट। कंडीशन देख लेते हैं, हमने कंडीशन यहां पे लिख ली है, राइट। तो ये कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी। तो जैसा मैंने कहा कि यार आप लोग जो है ओरिजिनल कंडीशन को भी लिख सकते हो,
है ना, ओरिजिनल कंडीशन को भी लिख सकते हो और या तो फिर आप इस कंडीशन को भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो टाइप्ड सॉल्यूशन में यहां से शुरू किया गया है, बट यहां पे सॉल्व करते समय मैं यहां से शुरू करूंगा डायरेक्टली, क्योंकि ये भी यहीं से आता है। कैसे आता है ये भी मैंने बता दिया है, और यहां से भी आप शुरू कर सकते हो, 1-2 स्टेप ज्यादा लगेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। a डैश सी माइनस ए सी डैश, ए डैश सी माइनस ए सी डैश। पहले तो इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को ना प्रॉपरली लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p इक्वल टू 0, है ना, और 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू जो है वो -2 है, और c की वैल्यू जो है वो p है, और यहां पे a डैश की वैल्यू 6 है, b डैश की वैल्यू -17 है, और c डैश की वैल्यू 12 है ना। तो ये पता चलने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द कंडीशन। द कंडीशन सेज a डैश c माइनस ए सी डैश, a डैश c माइनस ए सी डैश, ये दूर वाली चीजें क्रिस क्रॉस करनी है, द होल स्क्वायर होगा अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है, अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है, इस चीज का स्क्वायर। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। ए सी डैश मतलब 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 इज 36 माइनस ए डैश सी, ए सी डैश माइनस ए डैश सी माइनस 6p, राइट। ये द होल स्क्वायर होने वाला है, तो अभी इसको इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है। ये लिख दिया हमने नीचे ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। सो 3 इंटू माइनस 17 इज -51 माइनस 6 इंटू -2 विच इज -12, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड इज बी सी डैश माइनस बी डैश सी, बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। बी सी डैश तो -2 इंटू 12 -24 माइनस बी डैश सी -17, माइनस ऑफ -17p, तो ये प्लस 17p हो जाएगा अपॉन, ठीक है, अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है। तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी, सो 3 इंटू -17 इज -51 माइनस ऑफ -12, तो ये +12 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका इक्वेशन है बच्चों, जिसको आपको सिंप्लीफाई सॉल्व करके p की वैल्यू निकालनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आई होप सबको थॉट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये आपके दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a b और c के वैल्यूज, a डैश b डैश c डैश के वैल्यूज, और ये आपका कंडीशन है जिसको हमने बहुत प्यार से अप्लाई किया है, ए सी डैश माइनस ए डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी द होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे जो है आपको मिला है -24 बी सी डैश, राइट, हाँ, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए सी डैश ना माइनस, हाँ, यहां पे तो हमने लिखा बी सी डैश माइनस बी डैश सी, और अल्टीमेटली नीचे ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 36 माइनस 6p दी होल स्क्वायर, 36 माइनस 6p दी होल स्क्वायर अपॉन -51 प्लस 12 जो है इसकी वैल्यू आएगी -39, -39 द होल स्क्वायर, नीचे 39 स्क्वायर देगा, ठीक है, और ऊपर जो है 36 माइनस 6p दी होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहां पे 17p माइनस 24 और डिनोमिनेटर में है -39, ठीक है। तो यार ये -39 जो है, पहले तो ऊपर वाले को आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो। इसको आप लिख सकते हो एज 36 माइनस 6p दी होल स्क्वायर अपॉन 39 स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 17p, माइनस माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे का -39 जो है वो +39 हो जाए, और आप एक 39 को अब यहां से कैंसिल कर सकते हो। अब आपको दिखाई देगा कि यार एक कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन आ रहा है बट क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स एक्सपांड दिस, 36 द होल स्क्वायर, है ना, 36 द होल स्क्वायर
आपको 1296 देगा, 1296, फिर 6p दी होल स्क्वायर प्लस 36p स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 36 इंटू -2 इंटू 36 इंटू 6p, 72 इंटू 6 360, 360 72 432 देगा, यस, माइनस 432p, यस, दिस इज बेसिकली a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर को हमने अप्लाई किया है, ठीक है, यस। अब राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, 39 इंटू 24 माइनस 17p, राइट, 39 इंटू 24, 40 इंटू 24 क्या आएगा बेटा, 40 इंटू 24, 4 इंटू 24 क्या आएगा, 4 इंटू 24 तो 96 आएगा, 4 इंटू 24 तो 96 आएगा, तो 40 इंटू 24 तो 960 आना चाहिए, 40 इंटू 24 960 आएगा, बट ये 40 इंटू 24 नहीं है, 39 इंटू 24 है, तो 39 तो 40 माइनस 1 होता है, 39 तो 40 माइनस 1 होता है है ना, तो 40 माइनस 1 इंटू 24 कर रहे हो आप, 40 इंटू 24 आप ऑलरेडी कर चुके हो 960 माइनस 24, है ना, 40 माइनस 1 इज 39 इंटू 24, तो 40 इंटू 24 माइनस 1 इंटू 24, 40 इंटू 24 आ गया 960 माइनस 1 इंटू 24 माइनस 24, 960 माइनस 24 जो है आपको 936 देगा, 936 देगा। सो मेंटल कैलकुलेशंस इस तरीके से आप कर सकते हो, ऑफकोर्स आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 39 इंटू 17p, वापस से मैं वही ट्रिक लगाऊंगा, 39 को सोचूंगा एज 40 माइनस 1, 40 इंटू 17, 40 इंटू 17 जो है 4 इंटू 17 68 है, 40 इंटू 17 जो है 680 आएगा फिर, सो 680 माइनस 17, 680 माइनस 17 विल गिव यू 673, सो दिस इज माइनस 673p, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिख रहा है, बट डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक की तरफ जाएगा ये। 36p स्क्वायर, 36p स्क्वायर, 673p वहां जाके प्लस हो जाएगा, 673p माइनस 432p, माइनस 432p, राइट। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 200 32 एंड 9, सो 41, 241 प्लस 241p और 1296 माइनस 936, सो 296 प्लस 60, 296 प्लस 60 जो है 356 देगा, 356 देगा। एक सेकेंड, या दिस इज जस्ट डिफरेंस ऑफ 60, करेक्ट, या डिफरेंस ऑफ 60, सो 260 आएगा ये, प्लस 360 आएगा रादर, हाँ 360 आएगा, करेक्ट। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही चीज है, और अगर नोटिस करो तो यहाँ 36 भी कुछ कॉमन दिख रहा है, 36p स्क्वायर प्लस 241p प्लस 360, राइट, 36, अच्छा तो हमें ये देखना है कि क्या 36p स्क्वायर प्लस 241 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 241p प्लस 360, 241p प्लस 360 इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक आया, जो डिवाइड बाय 3 करके हमें ये दे रहा है। डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये 12p स्क्वायर, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 77p तो नहीं आता, तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ किया है। 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120। एक बार ये 241 चेक कर लेते हैं, एक बार 241 चेक कर लेते हैं, आई थिंक वो 241 की जगह 231 होना चाहिए, राइट। सो 673 माइनस 673p माइनस 432p, राइट, यस, 673p माइनस 432p, यस, वो 241 ही आता है। तो आई होप मैंने यहां कहीं गड़बड़ नहीं किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 36 माइनस 6p द होल स्क्वायर, सो यस 36 स्क्वायर इज 1296, 6p द होल स्क्वायर इज दिस, 72 इंटू 6, 72 इंटू 6, बिकॉज 2 इंटू 36 इंटू 6, राइट, 432, तो ये तो सही है, वो 432 वाला चीज तो सही है, राइट, यस। और उसके बाद जो है 39 इंटू 24 जो है वो 936 आ रहा है, 39 इंटू 17p हमें चेक करना है, 39 इंटू 17p, 9 7 63, 6 21 27 39 3616, 663 आता है, तो यही गड़बड़ है, 673p नहीं है, वो 663 है, ठीक है, 663 है, राइट, 663 है, तो उसको ठीक कर लेते हैं एक बार, 663 है, यस। फिर उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, राइट, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसमें यहाँ 231p है
और यहाँ पे जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 36 बन जाएगा, 12 231 बन जाएगा, 77 360 बन जाएगा, 120, और उसके बाद आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो, जिसके बाद ये रूट्स आपके आते हैं, ये वैल्यूज आते हैं पी के, और उससे इजीली आप ऑप्शन जो है मार्क कर सकते हो। -15/4 है और -8/3 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट थे, ये जो क्वाड्रेटिक उसको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट था, आई टोटली अग्री टू दैट। बट एक बात ध्यान दे के समझने की कोशिश करो कि कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई किया गया है। अगर नंबर्स जो हैं ये 3 - 2 P 6 - 17 12, ये नंबर्स अगर रिलेटिवली आसान हो तो ये प्रॉब्लम क्या आपके लिए रिलेटिवली आसान होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको कंसेप्ट पक्का हो गया है, ये समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ वन कॉमन रूट। कैसे कंडीशन को अप्लाई करना है हमने यहाँ पे देख लिया, और जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे टाइप सोल्यूशन में शुरुआत वाले इससे स्टार्ट किया। यहाँ का जो कंडीशन हमने लिखा है अल्फा स्क्वायर अल्फा वाला, वहां से शुरू करके हमने पिछले पेज पे डायरेक्टली यहां से स्टार्ट किया है, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट किया, अगेन द सेम रिजल्ट। तो ये एक स्टेप बच जाएगा। डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, अगर आपको कॉमन रूट पूछा जा रहा है तो यहाँ अल्फा ढूंढने का भी मतलब है। अगर कॉमन रूट नहीं पूछा जा रहा है, पी जो अननोन दिया हुआ है उसको, तो फिर यार इसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये कंडीशन से शुरू कर सकते हो। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन, जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल होता है जो 1 कॉमन रूट और 2 कॉमन रूट्स, इस आइडिया को एक्चुअली मर्ज करता है। तो वो ये सवाल है, मैंने हिंट ऑलरेडी दे दिया आपको। इस सवाल को सोचने की कोशिश कीजिए, हाउ इट विल वर्क आउट। यहां पे ये बोला गया है इफ 1 रूट इज कॉमन, तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक ही रूट कॉमन है। If one root of this quadratic 2x square plus 3x plus 5 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0 is common, if one root is common, ABC natural numbers हैं, इस अगर जरूरत पड़े तो बाद में डील करेंगे, then the maximum value of a plus b plus c is, then the maximum value of a plus b plus c is। अब अगर दो क्वाड्रेटिक्स में एक रूट कॉमन है तो उसमें कंडीशन कैसे अप्लाई करना है ये तो हमने सीख लिया। तो वो हम कंडीशन यहां अप्लाई कर सकते हैं। लंबे चौड़े इक्वेशंस आएंगे, बहुत उलझे हुए इक्वेशंस आएंगे, पर वो कंडीशन अप्लाई करने से पहले, है ना, एक छोटी चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो छोटी सी चीज आपके प्रॉब्लम के ड्यूरेशन को, सॉल्व करने के ड्यूरेशन को 50% से भी ज्यादा टाइम से घटा सकती है। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम inside 1.5, maybe inside 1 minute as well. Yes, I'm not kidding बच्चों, इस प्रॉब्लम को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। वो सारे कंडीशंस जो हमने 1 कॉमन रूट के लिए देखे, वो कंडीशन बिना अप्लाई करे। बट उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। और डी क्या है? डी है डिस्क्रिमिनेंट, राइट। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो आइए एक काम करते हैं, वो ढूंढ लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। क्यों करेंगे वो पता चल जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक के लिए ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर्स दिए हुए हैं, यहां पे ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ए बी और सी में है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? a is 2, b is 3 and c is 5, तो b square minus 4ac, तो 3 square minus 4 into 2 into 5। इसको अगर आप ढूंढोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 9 minus 40 which is minus 31। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, राइट। यस, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या है? इसी सेशन में हमने देखा कि when d is less than 0 we have imaginary roots, है ना। we know that we have imaginary roots। तो अगर हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, तो क्या एक रूट कॉमन होगा या फिर दोनों रूट्स कॉमन होंगे? सोच के देखिए, सोच के देखिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट है, ये तो पता चल गया। पर इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं बच्चों, दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स ना। व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों होता है?
हमें ये पता है कि रूट्स का जो फॉर्मूला है वो ये है -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, मान लीजिए आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, तो वो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, ये तो पता है। ठीक है, पहला रूट होगा -b प्लस रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर अपॉन 2a, दूसरा रूट होगा -b माइनस रूट ऑफ दैट सेम नेगेटिव नंबर अपॉन 2a। तो ये जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों इमेजिनरी हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब हम ये कहते हैं कि यार ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है ना, जिसका एक रूट इसके साथ कॉमन है, तो इन दिस केस दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ऑलवेज अकर इन पेयर्स, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, नाउ सिंस imaginary roots occur in pairs, now since imaginary roots occur in pairs, मतलब वो हमेशा जोड़े में होते हैं। अगर एक रूट जो है हमें पता है कि वो दूसरे क्वाड्रेटिक के साथ कॉमन है, तो जो दूसरा रूट है ना, जो उसका जोड़ीदार है, वो भी उसके साथ कॉमन होगा, क्योंकि वो उसके भी रूट्स इमेजिनरी होंगे। अगर इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं इस वाले क्वाड्रेटिक के, और वो एक रूट इसके साथ कॉमन है, उन दो इमेजिनरी रूट्स में से एक रूट दूसरे क्वाड्रेटिक के साथ कॉमन है, बट ये भी तो इसका जोड़ीदार है, तो यही रूट वहां पे भी होगा उसका जोड़ीदार, तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे। सो नाउ सिंस इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर्स, इसका मतलब ये है बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। तो इस फ्लोचार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन। तो अब क्या हो गया कि ये जो प्रॉब्लम पहले कह रहा था कि वन रूट इज कॉमन, नाउ एक्चुअली हैज टर्न टू बोथ रूट कॉमन, और बोथ रूट कॉमन वाले प्रॉब्लम आर मच इजियर देन वन रूट कॉमन, राइट। तो अब बोथ रूट्स कॉमन है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 2 है तो 2 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन c। यही कंडीशन था बच्चों, बोथ रूट्स कॉमन का यही कंडीशन था। कुछ पेज पहले हमने देखा था, वापस वहां पे चलते हैं। व्हेन टू रूट्स आर कॉमन, a अपॉन a डैश, b अपॉन b डैश, c अपॉन c डैश, राइट, इज इक्वल, राइट। और यही चीज हमने लगाई है। उसके लिए हमने इनफैक्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखा था, कैसे वो रेशियोज जो है सेम आते हैं, राइट। यस, अब ऑफकोर्स यहाँ पे जैसे एक्चुअल रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हवा में होंगे और दोनों ही एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करेंगे हवा में, एक्स एक्सिस के साथ नहीं, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, राइट। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब यहां से ये पता चल रहा है कि यार अगर मान लो इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ये रेशियो k है ना, सम k रियल नंबर, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू होगा 2 अपॉन k, है ना, b का वैल्यू होगा 3 अपॉन k, c का वैल्यू होगा 5 अपॉन k। ठीक है, और हमें a प्लस बी प्लस सी पूछा गया है, तो a प्लस बी प्लस सी 2 बाई के, 3 बाई के, 5 बाई के का एडिशन विच इज 10 बाई के। तो 10 बाई के जब हम जानते हैं कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 10 बाई के भी तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इट कैन बी एज बिग एज पॉसिबल, सो द करेक्ट आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। एक अलग नजरिए से इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों एबीसी का वैल्यू कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें इक्वल हैं, तो क्या मैं ए को 200 ले सकता हूं, क्या मैं बी को 300 ले सकता हूं, और साइमल्टेनियसली क्या मैं सी को 500 ले सकता हूं? क्या ये रेशियो इक्वल होंगे? 2 by 200 is 1 by 100, 3 by 300 is 1 by 100, 5 by 500 is 1 by 100, and that means that A plus B plus C is 200 plus 300 plus 500, which is 1000. It's not 10, not 15, not 0, 1000. तो एक वैल्यू हमने A plus B plus C का निकाला जो कि इन तीनों से बहुत ज्यादा बड़ा है, और सिमिलरली ये वैल्यूज में अकॉर्डिंगली और बढ़ाते जा सकता हूं। 200 के जगह मैं 2000 लिख सकता हूं, 300 के जगह 3000 और फिर 5000, जिनका सम 10,000 होगा, और ये वैल्यू फिर कंट्रोल में नहीं रहेगी, एंड दैट इज व्हाई द मैक्सिमम वैल्यू
डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? आई होप ये जो थॉट प्रोसेस है डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने वाला आइडिया, क्योंकि यार डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने में हार्डली 10 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड से 10 सेकंड लगते हैं, फटाफट डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लोगे। जिस मोमेंट के आपको पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, हमेशा जोड़ी में काम करते हैं वो लोग, राइट? तो अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है तो एक इमेजिनरी रूट कॉमन है, बट इमेजिनरी रूट्स पेयर में अकर करते हैं, तो अगर एक इमेजिनरी रूट दोनों में कॉमन है तो दूसरा भी कॉमन होना चाहिए, तो बोथ रूट्स कॉमन, ये कंडीशन, एंड देन वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स आउट ऑफ आवर रीच, राइट? यस, तो इसी फ्लो पे जो है और एक प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार ये तो काफी सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है पिछले वाले से, हल्का फुल्का चेंज है, ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को अब क्रैक करने की कोशिश कीजिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ द कंसेप्ट दैट वी जस्ट सॉ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। पिछले प्रॉब्लम में जो हमने जो फाउंडेशन कंसेप्ट है उस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम का, 1 रूट कॉमन से कैसे 2 रूट कॉमन में गया, उसी चीज को हम यहां अप्लाई करेंगे। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफी मजा आएगा। यस, सो इफ 1 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 15 इज 0, यहां c नहीं है, अभी 15 है, ठीक है? ये वो चीज है जो डिफरेंट है। 1 रूट कॉमन बोला है तो सेम चीज वॉट एवर वी हैव अप्लाइड इन द पिछला क्वेश्चन, सेम चीज विल अप्लाई। यस, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -31 आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है? इमेजिनरी रूट्स इसका मतलब बोथ रूट्स कॉमन, एंड इफ बोथ रूट्स कॉमन, हम ये जानते हैं कि रेशियोज में आते हैं a अपॉन a डैश, तो 2 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, राइट? यस, और यहां से a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे बहुत आसानी से a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे, बिकॉज 5 अपॉन 15 इज 1 अपॉन 3, राइट? 2 अपॉन a इज 1 अपॉन 3, सो 2 इंटू 3 इज a इंटू 1, सो a की वैल्यू बन गई 6, 3 अपॉन b इज 1 अपॉन 3, 3 3 जा 9, b की वैल्यू बन गई 9। तो बच्चा a और b के वैल्यूज आ गए 6 और 9, और हमें पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। इसमें कोई मैक्सिमम वाला फंडा नहीं है, फिक्स्ड वैल्यूज आ जाएंगे a b के। क्यों? क्योंकि c को फिक्स कर दिया गया, c को हवे में नहीं छोड़ा है। a प्लस बी की वैल्यू 6 प्लस 9 15, 15 जो है यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि यार 0, 5 और 10 ऑप्शन है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज नन ऑफ दीज, राइट? यस, तो यहां पे खत्म होता है बच्चों ये सेशन, राइट? और ऑफ कोर्स इसको कई तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता था, अलग अलग फ्रेमिंग की जा सकती थी क्वेश्चन की, बट बेहतरीन सवाल। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जहां 1 रूट कॉमन से 2 रूट कॉमन पे जाके प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, फटाफट सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज वेयर वी एंड टुडेज सेशन बच्चों। अगले सेशन में हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, और कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे जहां इनफाइनाइट टर्म्स हो। इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं इन दोनों कंसेप्ट से, राइट? थैंक्स अ लॉट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।